ठीक है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है, जब हमारा ऐसा कोई रिस्पॉन्स आए जिसमें हमारा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और हो भी तो हाइंड ब्रेन हो, और मेन जो हमारा ब्रेन का फंक्शन है वो फोर ब्रेन का है। मेन जो हमारी इंपॉर्टेंट बॉडी के फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, जो आपने देख लिया। हाइंड ब्रेन बहुत ज़्यादा आपके बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल नहीं करता। तो ऐसे जो रिस्पॉन्सेज आते हैं जिसमें मेनली स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन है, तो वो हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। देखो ये क्या लिखा है, इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलेंट्रली। और ये रिस्पॉन्स जो होगा वो इनवॉलेंट्रली है, इसमें आपका वॉलेंट्रली आप इस रिस्पॉन्स को नहीं देते हो, मतलब चाहकर नहीं देते हो, ये इनवॉलेंट्री है, हो जाएगा। जैसे कोई पिन आपको चुभाए तो आपका रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो, है ना। ये इनवॉलेंट्री है, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड इट रिक्वायर्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे एक आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, सडन विथड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट विच कम कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट दैट एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड या फिर पॉइंटेड, और एनिमल दैट स्कैरी और पॉइजनस। किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है, किसी ठंडी चीज़ को छूते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है, कोई आपका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट बॉडी से टच हो जाए जो रिस्पॉन्स आता है, ये सबको आता है। या फिर कोई ऐसा जानवर हो जिससे आपको डर लगता है, जैसे कुत्ता आ जाए, शेर आ जाए सामने, तो जो रिस्पॉन्स आता है। इवन आपके सामने तो कॉकरोच आ जाए तो भी आपका रिस्पॉन्स आ जाता है ना। देवियों का, भूतों का तो नहीं आता, वो उनको डर तो लगता ही नहीं है। और कोई पॉइजनस जानवर आ जाए, पॉइजनस एनिमल, मतलब कोई स्नेक आ जाए, तब भी आपका रिस्पॉन्स अलग आएगा। और वो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपके इनवॉलेंट्रली होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एंड द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन अफरेंट न्यूरॉन। जो रिफ्लेक्स पाथवे है इसमें एक अफरेंट न्यूरॉन होता है जो रिसीव करता है स्टिमुलस को, चाहे वो आप पॉइंट, कोई गर्म ऑब्जेक्ट है तो आपको टेम्परेचर रिसीव करेगा स्किन से, एक मोटर न्यूरॉन होगा, है ना, सेंसरी न्यूरॉन होगा, एक्चुअली अफरेंट न्यूरॉन होगा, जिससे सेंस वो सिग्नल जाएगा बॉडी के पास। एंड देन एक आपका कम से कम इफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए, इफरेंट नर्व फाइबर होना चाहिए, जो फिर आपके इफेक्टर ऑर्गन को सिग्नल देगा कि ये आपको रिस्पॉन्स देना है। जैसे गर्म चीज़ को छू रहे हो तो तुरंत मसल्स को सिग्नल जाता है कि हटाओ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके उस पार्ट्स को वहाँ से हटा देता है। अफरेंट न्यूरॉन रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट करता है वाया डोर्सल नर्व रूट। याद होना चाहिए आपको रिफ्लेक्स एक्शन, ये जब इधर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे थे तो इसमें डोर्सल रूट की हमने बात की थी। ये आपका जो पाथ है, ये देखो ये डोर्सल रूट गैंग्लिया है, इस पाथ से आपका जो ऑर्गन होगा यहाँ पे, जैसे अपन ये नी जर्क का रिफ्लेक्स एक्शन देख रहे हैं, जब इससे हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा वो प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ये आपका अफरेंट पाथवे जो है इम्पल्स ले जाता है यहाँ तक डोर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू, डोर्सल रूट से। एंड इफरेंट न्यूरॉन जो होता है वो कैरी करता है सिग्नल को फ्रॉम सीएनएस टू इफरेंट इफेक्टर ऑर्गन। सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, ये सीएनएस का पार्ट है, यहीं पे ही इसका एनालिसिस होता है कि इस सिग्नल का जो अफरेंट से सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल के लिए क्या रिस्पॉन्स देना है। अगर उसके लिए कोई जो रिस्पॉन्स देना है आपके, फिर इफरेंट न्यूरॉन उस सिग्नल को लेके आएगा इफेक्टर ऑर्गन के पास। यहाँ इफेक्टर ऑर्गन क्या है, वो आपके थाई मसल्स हैं जो या फिर आपकी लेग की मसल्स होती है जो इसका मूवमेंट करके दिखाती हैं। जैसे किया हुआ है या करना है तो आ जाओ, अभी देख लेते हैं, है ना। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म अ रिफ्लेक्स आर्क। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्स आर्क की बात होती है वो ये है कि जो इफेक्ट अपना सेंसरी ऑर्गन है और इफेक्टर ऑर्गन का जो पूरा पाथ बनता है सिग्नल का, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन ये है, यहाँ से सिग्नल आता है
और ये इधर आपका डोर्सल रूट गैंग्लिया से होते हुए यहाँ पे इनका एनालिसिस सीएनएस में एनालिसिस होगा, एंड देन सिग्नल यहाँ से इफरेंट पाथ के थ्रू भेजा जाएगा। और इफरेंट जो पाथ, ये पूरा जो सिग्नल का पाथ बनता है फ्रॉम सेंसरी टू इफेक्टर ऑर्गन, इस पाथ को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। इस पाथ को क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो जैसे इधर आप देख लो, नी जर्क रिफ्लेक्स है, किसी को करना है, हम अभी बात करने जा रहे हैं कि दो टाइप्स ऑफ द जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसी के बेसिस पर है कि उनका प्रोसेसिंग कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है या फिर ब्रेन में होता है। ठीक है, होता सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही है, स्पाइनल कॉर्ड में होगा या फिर ब्रेन में होगा। ब्रेन में होगा तो हाइंड ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड में होगा तो स्पाइनल कॉर्ड का आपको पता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स की बात करें किसके बेसिस पर, देखो बेसिस अलग अलग ध्यान रखना, और ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में कि ये किस टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है। बड़ा आसान सा सवाल होता है, लेकिन हाँ समझ आ जाएगा तो आपको आसानी से, बहुत आसानी से कर पाओगे। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, जो आपने पहले किया हुआ है उसके बेसिस पर रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कंडीशनल, दूसरा होता है अनकंडीशनल। देखो प्रीवियस इसमें कंडीशनल जो रिफ्लेक्स है इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल पे आ जाओ, स्विमिंग, आप स्विमिंग सीखते हो, या साइकिलिंग, सबने जिसको आता होगा सबको पता होगा, साइकिलिंग हमें सीखना पड़ता है। जब जिस उस दौर में होते हैं, जब सीख रहे होते हैं तो बड़ा कॉन्शियसली हमें फोकस करना होता है, इवन हम गिर भी जाते हैं, चोट भी लगती है। लेकिन एक टाइम जब वो प्रैक्टिस हो जाती है काफ़ी, तो एक टाइम के बाद हमें कोई कॉन्शियसली फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, आपका पैर ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू कर देगा। जैसे साइकिल पे बैठोगे, है ना, तब आपको वो जो आपका प्रैक्टिस के बाद, एक टाइम के बाद जब आप साइकिलिंग अप कर रहे हो तो आपको लगता है एज यूजुअल, वो है आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स। बॉडी आपका जैसे ही साइकिल पे आएगा ना तो अटेंटिव हो जाएगा, उसके कुछ रिफ्लेक्सेस अपने आप आने शुरू हो जाएंगे कि ये अपना मतलब पैडल चलाने के लिए पैर इस तरह से चलाना है, कोई ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो अपने आप वो घंटी बज जाएगी अपने आप। नहीं तो पहले क्या होता था कि ठोकने के बाद घंटी बजा रहे होते हैं स्टार्टिंग के दौर में, ये ना घंटी हमें कॉन्शियसली बजानी होती थी। लेकिन जब हम एक सीखने के बाद ये काम करते हैं तो ऑटोमेटिक, है ना। जैसे आप अभी ड्राइविंग सीखोगे तो ड्राइविंग में भी यही बात है कि जब बाइक सीखोगे तो बाइक में कि कौन सी स्पीड पे गियर शिफ्ट करना है, वो गियर शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है कि वो या तो गाड़ी बंद हो जाएगी या भों कर जाएगी, है ना, ये हो जाता है। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जो होता है इसमें आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। जैसे स्नीजिंग सबसे बढ़िया एग्जांपल है। स्नीजिंग पैदा होने के बाद जस्ट आपको हो सकता है उस बच्चे को स्नीज आ जाए, उसके लिए प्रीवियसली उसने वो यूट्रस में ना प्रैक्टिस नहीं करी थी कि मम्मी स्नीज सिखाओ कैसे आता है, वो आता है, ठीक है। एंड कफिंग, बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कफिंग की होता है, वो बस कुछ भी वो उसके वो क्योंकि वो एपिग्लोटिस ठीक से काम कर नहीं रहा होता है, दूध पीते टाइम उसको आ जाता है। यॉर्निंग देखो तो बच्चे से ज्यादा कोई करता ही नहीं है, वो जब देखो तब मुंह फाड़ के ऐंठता रहता है ऐसे हाथ, है ना। तो वो यॉर्निंग स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज्यादा करता है क्योंकि उसका डेवलपिंग फेज है। सेक्सुअल बिहेवियर कौन सिखाया आपको? सिखाया किसी ने? सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब होता है अपोजिट सेक्स के लिए जो अट्रैक्शन आपको फील होता है, वो किसी ने बताया था कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना है। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स हो सकता है। मोनोसिनेप्टिक का मतलब एक सिनेप्स हो, वन सिनेप्स हो, बस एक सिनेप्स का मतलब समझ रहे हो। जैसे इस पिक्चर को देखो तो एक आपका अफरेंट नर्व फाइबर है, यहाँ पे सिनेप्स दिखाया गया है, इसका एक्सॉन एंडिंग और इसका साइटोन, और फिर ये आपका मोनोसिनेप्टिक नहीं है। मोनोसिनेप्टिक ये वाला है, ये वाला आपका मोनोसिनेप्टिक है, इसमें बस एक सिनेप्स यहाँ बन रहा है। इधर देखोगे तो एक सिनेप्स यहाँ है, दूसरा सिनेप्स यहाँ है, तो ऐसे मल्टी सिनेप्टिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क जो होगा, देयर इज अ डायरेक्ट सिनेप्स रिलेशन फाउंड बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है। ये क्या है?
डायरेक्ट कनेक्शन है और एक ही सिनेप्स आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोसिनेप्टिक। जैसे स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, नी जर्क रिफ्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, है ना। बाइसेप्स का टेंडन रिफ्लेक्स है, ट्राइसेप्स का टेंडन रिफ्लेक्स है। कई बार यहाँ की मसल्स बाइसेप्स ट्राइसेप्स कहाँ यही बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? अरे ये तुम लोग बताओ, जिम वाले बच्चे कहाँ बनाते हैं? यही होता है ना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो इधर का भी मसल्स कई बार वाइब्रेट करता है अपने आप। हाँ, तो वो भी जो मसल्स का वाइब्रेशन है या रिस्पॉन्स जो आता है वो आपका एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का वो एग्जाम्पल है, ध्यान रखना इसको। एंड पॉलीसिनेप्टिक में एक से ज्यादा सिनेप्स होगा, मतलब जो आपका सेंसरी नर्व फाइबर और जो आपका मोटर नर्व फाइबर है उनके बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। जैसे यहाँ देखो कई न्यूरॉन्स है, एक सिनेप्स यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, कई ऐसे सिनेप्स आपको दिखाए जा रहे हैं और फिर इनके बीच यहाँ कनेक्शन है। इधर देखोगे तो एक न्यूरॉन ये आ रहा है, स्यूडो यूनिपोलर है, तो एक सिनेप्स यहाँ है, दूसरा सिनेप्स यहाँ है, फिर आपका ये इफेक्टर ऑर्गन तक इम्पल्स ले आता है, तो ये पॉलीसिनेप्टिक कहा जाएगा। जैसे विथड्रॉल रिफ्लेक्स है। विथड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे कोई पॉइंटेड चीज आपको जब भी पिन करता है या गर्म चीज छूते हो तो आपका हाथ जो रिस्पॉन्स देता है वो आपका पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। इस पर पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो गई, स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो गई। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम बात करेंगे तो आपका क्या है? ऑल नर्व अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व को क्या बोलोगे? क्रैनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से आएगी वो, यहाँ देख लो नंबर ये हो चुका है 12 पेयर क्रैनियल नर्व होता है। किसमें? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। ये बहुत ढंग से याद कर लेना, बहुत बार सवाल मिलेगा। मैमल्स का आपको याद करवा दिया था, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का भी याद कर लो। एम्फीबियंस एंड फिशेस के पास आपके सिर्फ 10 पेयर क्रैनियल नर्व होते हैं। एम्फीबियंस एंड फिशेस में सिर्फ 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स हैं। अब आपके ये जो क्रैनियल नर्व्स हैं 12 के 12 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये क्रैनियल नर्व्स के नाम है। सीधा ब्रेन से आता है, किसी ऑर्गन में गया हुआ है। जैसे पहले क्रैनियल नर्व, यहाँ पे उनका नंबर लिखा हुआ है, रोमन नंबर में लिखते हैं। पहली बात ध्यान रखना, क्रैनियल नर्व का नंबरिंग हमेशा रोमन नंबर में किया जाता है, जो यहाँ पे किया हुआ है ना। इनका देखो नंबर, फर्स्ट का नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी। इसका नेचर कैसा है? सेंसरी, और ये स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी। अगर अपन बात करें तो स्मेल का जो सेंस करने वाला ऑर्गन कौन है? नोज है। तो ब्रेन से सीधा नर्व्स आती है, नेजल जो एपिथेलियम है, इसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बोला था, उधर से कनेक्शन है। और इधर जो भी केमिकल्स या जो भी गैसेस जाती हैं उनको डायरेक्ट सेंस करके वहाँ मैसेज जाता है, इसलिए आपको स्मेल का बहुत जल्दी पता चलता है। ऑप्टिक नर्व आपका है क्रैनियल नर्व, ये भी सेंसरी टाइप का है। ये साइट देखने के लिए जो आपके मीन्स ये नर्व जो क्रैनियल नर्व है सीधा आंखों में आ रही है। ऑप्टिक क्रैनियल नर्व जो आंखों में आती है, और यही साइट आपको बताता है कि जो दिख रहा है वो इसी की मदद से हम देख रहे हैं। थर्ड क्रैनियल नर्व का नाम है ऑकुलोमोटर। ये मोटर नेचर की है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल को कंट्रोल करता है। आई बॉल समझ रहे हो? ये आई देखो कितने हैं जो मूवमेंट ऑफ आई बॉल को कंट्रोल करते हैं, इधर देखना। ये क्वेश्चन बनने जो कैसे बनता है वो देखना। मूवमेंट ऑफ आई बॉल को कंट्रोल करने के लिए कई क्रैनियल नर्व्स हैं। 3 तो इधर है, 3 आपकी हैं, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। नंबर देखो, क्रैनियल नंबर 3rd जिसका नाम ऑकुलोमोटर है, 4th ट्रोक्लियर है, एंड इसके बाद है आपका 6th एब्डुसेंस है। ये तीनों क्रैनियल नर्व्स सिर्फ आई बॉल का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब किधर से किधर देखने से, आप इधर ऐसे आगे देखना है, इधर देखना है, उधर देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, इनका मूवमेंट ये कंट्रोल करता है। हाँ जी, टंग के, हाँ अभी वो उधर तो आएंगे ही। मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए देखो कितने क्रैनियल नर्व है? 3। एक तो आपके दिमाग में एक ध्यान रखना ये कि क्रैनियल नर्व 3 है जो सिर्फ आई बॉल का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और उनका नंबर कौन कौन सा? 3rd, 4th एंड 6th। ये 3 है जो आई बॉल को के मूवमेंट को ही सिर्फ कंट्रोल करता है, मतलब ये बड़ा 5th क्रैनियल नर्व का नाम है ट्राइजेमाइनल। ये डेंटिस्ट नर्व कहते हैं, मिक्स्ड नेचर की है।
देखो यहाँ पे मिक्स नेचर का है, टीथ एंड जॉ मसल्स मस्टिकेशन को कंट्रोल करता है। इसमें मिक्स नेचर क्यों कहा गया है? देखो टीथ पे आपको एक तो जॉ मसल्स को सिग्नल चाहिए, तो मोटर नेचर वाला नर्व फाइबर ले आएगा, मोटर नर्व ले आएगा मसल्स, तभी आप चबा पाओगे, सिग्नल आएगा तभी, है ना। दूसरा, कई बार आपके टीथ में कैविटीज भी हो जाती हैं और आपको सेंस का पता भी चलता है, जैसे आप वो कहते हो ना कैविटी, वो सेंसेशन हो गया है। सेंसेशन का पता कैसे चलेगा कि कोई नर्व, सेंसरी नर्व फाइबर है जो मैसेज ब्रेन तक ले जा रही है, यही होता है किसी को कैविटी या सेंसेशन जिसे कहते हो, है ना। तो उस सेंसेशन में क्या होता है, पानी या कुछ भी गर्म चीज, वो ठंडा चीज, वो आपको पता है बहुत गंदे वाला सेंसेशन क्रिएट करता है, ब्रेन को बुरा लगता है। तो वो फिर करते क्या है, वो फिर लगाते हैं सेंसोडाइन, है ना, सबसे ज्यादा बढ़िया वाला जो फेमस पेस्ट है सेंसोडाइन। डॉक्टर यही लिख देता है सेंसोडाइन का पेस्ट करो। अब सेंसोडाइन करता क्या है? सेंसोडाइन कुछ करता नहीं है। सेंसोडाइन का काम ये है कि जहाँ पे कैविटी हुई है, जहाँ पे टीथ पे डैमेज हुआ है, उधर के नर्व फाइबर को मार दो। जब वो नर्व फाइबर मर जाएगा, जो कुछ भी चेंज जो आपके ब्रेन को पता चल रहा था वो पता ही नहीं चलेगा, सेंसेशन खत्म। यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। क्रेनियल नर्व आपका नंबर 7 का, जिसका नाम फेशियल है, ये भी मिक्स नेचर का है और ये आपके टेस्ट का पता लगाता है। वो भी टेस्ट के लिए 2 क्रेनियल नर्व है, एक आपका 7th है, दूसरा 9th है, जिसे हम बोलते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल, ये भी मिक्स नेचर का है। टंग का 2/3 पार्ट तो ये कंट्रोल करता है, टेस्ट से पता चलता है। 2/3 पार्ट का मतलब अगर हम टंग देखें तो कुछ ऐसा है, तो लगभग ये 2/3 पार्ट ये हो जाएगा एंड 1/3 पार्ट ये हो जाएगा। और वो भी कैसा, इधर, हाँ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, हाँ, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, यही। तो 2/3 पार्ट आपका ये कौन कंट्रोल करेगा? 7th और ये 9th। टंग के टेस्ट का जो पता चलता है कि खट्टा खा लिया, मीठा खा लिया, तीखा खा लिया, तो ये दो क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन को ये बताते हैं। एंड ये जो आपका 7th वाला है, जिसका नाम देखो फेशियल रखा हुआ है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी यही कंट्रोल करता है कि सदमे में हो, खुश हो, एक्साइटेड हो, ये कैसे हो, वो बता देता है। फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि कैसा, किस कंडीशन में है। क्रेनियल नर्व नंबर 8 का जो है ऑडिटरी है, सेंसरी टाइप का होता है, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। आवाज जो आप साउंड डिटेक्शन करते हो, इसी क्रेनियल नर्व मींस कानों में आती है, और ये सेंसरी नेचर की है, मतलब साउंड आपको सिर्फ डिटेक्ट करना होता है, पता करना है, उसके बेसिस पर आपको जो भी बात याद रखनी है वो। एंड देन बॉडी का उसी के बेसिस पर इक्विलिब्रियम भी होता है, पोजीशन जो जैसे बोलते हैं बॉडी पोस्चर, उसी पे बना हुआ होता है। ऐसा नहीं कि कान खराब हो जाए तो आपका बॉडी बैलेंस बना रहे, खराब हो जाएगा। या आप देख लो एक तरफ का कान, जिसका नर्व नंबर 10th वैगस है, जिसे हम बोलते हैं न्यूमोगैस्ट्रिक, मिक्स नेचर का है। ये क्या करता है? विसरल सेंसेशन एंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। विसरल सेंसेशन मतलब, विसरल का मतलब होता है इंटरनल, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। जैसे आपने सुना होगा कि स्टमक अल्सर हो गया, पेट में घाव जिसे हम बोलते हैं स्टमक अल्सर, उससे जो पेन आपको पता चलता है वो इसी नर्व से ब्रेन तक सेंसेशन में इम्पल्सेस जाते हैं। और उस पेरिस्टालिसिस एक मूवमेंट आपने पढ़ा था, या फिर आपने डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पढ़ा है ब्रीदिंग में, वो सब इसी से कंट्रोल किया जाता है। एंड देन 11th एसेसरी स्पाइनल है, मोटर नेचर का है, मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। आपका जो फेरिंग्स एंड लैरिंग्स का मतलब साउंड प्रोडक्शन जो है इनके पास है, लैरिंग्स का मूवमेंट मतलब साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। एंड देन हाइपोग्लॉसल लास्ट, दैट इज अ 12th पेयर, ये भी मोटर नेचर का है, मूवमेंट ऑफ टंग को कंट्रोल करता है, टेस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ टंग का मूवमेंट। ये बोलते टाइम जो टंग इधर उधर हो रही होती है वो इधर ही इससे कंट्रोल करा जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ जो इनके नेचर हैं, क्या कंट्रोल करता है, वो ध्यान में रखना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, इस तरह से सवाल बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, तो वैगस का नाम याद रखना है। वैगस अगर देखोगे तो वो कहाँ फैली हुई है? पूरे आपके विसरल ऑर्गन्स में,
वेगस पूरे विसरल ऑर्गन्स में, ब्रेन से पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में फैली हुई है, तो सबसे लार्जेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट होगी, सॉरी लार्जेस्ट नहीं बोलेंगे, लॉन्गेस्ट है। एंड लार्जेस्ट की बात करेंगे तो आपका ट्राइजेमाइनल है। अब ट्राइजेमाइनल का अगर नर्व देखोगे तो आपका कहाँ पे है, टीथ एंड जॉ मसल्स पर है। ये इनका साइज मींस वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, लेंथ कम है। जब लार्जेस्ट की बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात हो रही है, एंड लेंथ की, लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो लेंथ की बात हो रही है। एंड देन यहाँ पे आपका एक सवाल ये बनता है, फर्स्ट सेकंड एट्थ क्रैनियल नर्व जो है वो प्योर सेंसरी नेचर की है। कौन कौन सी सेंसरी नेचर की है, प्योर सेंसरी, कौन कौन सी मोटर नेचर की है, कौन कौन सी मिक्स टाइप की। तीन कैटेगरी तो आपको ये बना के याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11th एंड 12th प्योर मोटर क्रैनियल नर्व है। 5th, 7th, 9th एंड 10th मिक्स्ड क्रैनियल नर्व है। 3 सवाल तो आपके यही है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो एब्डुसेंस है। अब इस एब्डुसेंस की बात कर लोगे तो आपको इनका देखो कहाँ पे ये जाता है, तो एब्डुसेंस कहाँ है, ये रहा, आई बॉल। ब्रेन और आँख के बीच कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, बहुत छोटा है, इसलिए स्मॉलेस्ट है। अब एएनएस की बात आपको करनी है, ऑटोनॉमिक या विसरल नर्वस सिस्टम। ये आई थिंक ये मैंने कर लिया है, आपको इसके बारे में बस आपको एक बार जनरल आइडिया दे देना है। ये नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो इंटरनल ऑर्गन्स के या हम कहें इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे आपके यहाँ पे एग्जांपल देख लो, क्या क्या है, हार्ट बीट है, पेरिस्टालिसिस है, स्वेटिंग है, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस है जिसपे आपका विल पावर कुछ नहीं काम करता। ये 2 टाइप के हैं, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ये आपको बता चुका हूँ, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में ले जाता है, एडवर्स कंडीशन में ले जाता है। मींस एडवर्स कंडीशन में जब बॉडी चली जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन में चली जाती है, तो उस टाइम उसको स्किप कराने के लिए जो भी चेंजेस करने होते हैं वो सिंपैथेटिक करता है। एंड देन जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो बॉडी को फिर से नॉर्मलाइज करता है, मतलब एनर्जी को कंजर्व करता है, बचाता है। अब यहाँ पे आप देखो, इमरजेंसी में इमरजेंसीज होते हैं। अभी आपको 2 बातें मैंने वहाँ कई 2-4 बातें बताई थी और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो जैसे पहला ये एग्जाम्पल में देखना, जहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मतलब बॉडी इमरजेंसी की सिचुएशन में है तो क्या चेंज होता है, और ये नॉर्मलाइज कराएगा, मींस नॉर्मल सिचुएशन में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कंट्रोल करा जाता है वो देखो। पहला है आइरिस ऑफ आई। आइरिस ऑफ आई में क्या चेंज होता है, अगर आप इमरजेंसी में जाते हो तो ये डायलेट कर जाती है, प्यूपल को डायलेट कर देती है। जैसे आप कहीं बाहर से आते हो, अंधेरे कमरे में चले जाओ तो आपको दिखना बंद हो जाता है। अंधेरा मतलब इमरजेंसी, कुछ भी हो सकता है, तो आंख धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट करती है और वो फिर दिखना शुरू हो जाता है। वो आइरिस मसल है जो प्यूपल को डायलेट करता है, एंट्री ऑफ लाइट को बढ़ा देता है। लेकिन हमेशा वही अगर डायलेशन रहा, मतलब उतना ही एक्सपोजर रहा, तो आप बाहर जाओगे तो आपको बड़ा ब्राइटनेस फील होगा, वो लगेगा कि आंख को चुभ रहा है, इतनी लाइट ज़्यादा है। मीन्स अंधेरे से सीधा बाहर जाओ तो लाइट ज़्यादा लगेगी, तो आपको एंट्री ऑफ लाइट जो आंख में है बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है। तो जब हम अंधेरे कमरे से सीधा कहीं धूप में पहुँच जाते हैं तो अपने आईलिड से आंख कंट्रोल करते हैं, जैसे आंख बंद कर लेते हैं। तो जब आइरिस अपनी फिर से कॉन्ट्रैक्ट प्यूपल का साइज नॉर्मल कर लेता है, तो फिर वो आप ऐसे जो करते हो वो बंद हो जाता है। नॉर्मली आपकी प्यूपल की काम है कि एंट्री ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है प्यूपल को जब आप नॉर्मल सिचुएशन में होते हो तब। हार्ट की बात करें, इमरजेंसी में हार्ट रेट बढ़ जाता है फॉर द सप्लाई ऑफ to increase the supply of blood and to increase the supply of oxygen। एंड जब नॉर्मल हो जाता है तो आपका क्या कर दिया जाता है, इनहिबिट द रेट ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका जो एक्स्ट्रा जो पंपिंग एक्शन चल रहा है उसको कम कर दिया जाता है। सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आपका किडनी के ऊपर पढ़ा था, अभी इनका रोल क्या है वो अपन बात करेंगे। इनका स्टिमुलेशन हो जाता है, सिक्रीशन इनका बढ़ जाता है, यही सिक्रीट करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, एंड जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली कंडीशन में इनका सिक्रीशन कम रहता है, बंद रहता है। सलाइवेशन की बात करें, जब आप इमरजेंसी में जाते हो तो आपका सलाइवेशन रुक जाता है,
जैसे आप किसी वाइवा में बैठो, किसी इंटरव्यू में बैठो तो मुंह सूख जाता है, आवाज ही नहीं आती, तो वो इमरजेंसी है आपके लिए। ब्रेन को लगता है कि ये क्या हो रहा है। और वही जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो तो सलाइवेशन बहुत तेज होता है, मतलब है ना, समझ रहे होगे इस बात को। लंग्स एंड ट्रैकिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इमरजेंसी पे? लंग्स एंड ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आपका डायलेट कर जाता है, जिससे हमारा ब्रीदिंग जो है वो इजी हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है। जबकि नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मल इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल में देखो पेरिस्टाल्सिस लगभग रुक जाती है। मैंने बोला था कि इमरजेंसी कंडीशन में भूख कम लगती है, नहीं लगती है, तो इसीलिए पेरिस्टाल्सिस रुक गई तो डाइजेशन नहीं हो रहा है। डाइजेशन नहीं हो रहा है तो मतलब भूख कहाँ से लगेगी? जब आप नॉर्मली कंडीशन में होगे तो पेरिस्टाल्सिस चल रही है, बढ़ रही है, ठीक ठाक चलेगी तो भूख लगेगा। इसलिए बोलते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, भूख भी कम हो जाती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, जब पेरिस एलिमेंट्री कैनाल पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वही डाइजेस्टिव ग्लैंड पे भी पड़ेगा। स्ट्रेस की कंडीशन में, इमरजेंसी की कंडीशन पे आपका सिक्रेशन कम, नॉर्मल कंडीशन पे सिक्रेशन ठीक ठाक बढ़िया हो जाता है। स्वेट ग्लैंड इमरजेंसी की कंडीशन पे बढ़ जाता है, पसीने निकलना शुरू, मतलब डरना शुरू। एक तो गर्मी में एक होता है कि किसी के हम खतरनाक सामने चले जाएं तो भी ऐसा होता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में स्वेटिंग नहीं होता है। रेक्टर पिलाई मसल, इनका स्टिमुलेशन हो जाता है एंड यही आपको गूज बम कराते हैं। ऐसा होता नहीं कि कोई इमरजेंसी, कोई आपने सुना कि नानी मर गई, ओए डर के मारे सारे वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोना शुरू। या फिर आपने ऐसा सुना कि नीट में हो गया मेरा सिलेक्शन, 700 नंबर आ गया एंड ये रिलैक्स कर देता है। जो आपका हेयर का रूट है ना, उधर है, जो आपके हेयर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यूरिनरी ब्लैडर का देख लो, इधर ये लास्ट है। यूरिनरी ब्लैडर का ये मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती है, मतलब इमरजेंसी की कंडीशन में मैच्योरेशन भी स्लो हो जाता है, मतलब यूरिन पास करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड देन नॉर्मली आपका मैच्योरेशन चलता रहेगा ठीक ठाक। एनल स्फिंक्टर की बात है तो ये क्लोज हो जाता है ना, एंड मींस जो डिफेकेशन है वो डिक्रीज कर जाता है। नॉर्मली आपका डिफेकेशन चलता रहेगा जैसा आपको एज यूजुअल चलना होता है। तो ये आपके कुछ रिफ्लेक्स एक्शन की बात होती है एंड अब सेंसरी ऑर्गन पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, जा सकते हो।